एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स और इसके मैनेजमेंट्स को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे इसकी डेफिनेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 डेफिनेशंस है इसकी। ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज़ जो होता है वो कॉज कराता है ह्यूमंस के अंदर। ट्यूबरक्यूलोसिस द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स। यूजुअली ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अटैक करता है लंग्स के ऊपर। मोस्ट कॉमन टीबी जो होती है वो लंग टीबी देखने को मिलती है, बट दे कैन आल्सो डैमेज अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उनको भी ये बैक्टीरिया जो होता है वो डैमेज करवा सकता है। यानी कि टीबी बहुत सारे टाइप्स की होती है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। Tuberculosis is a potentially serious infection disease that mainly affect your lungs. The bacteria that cause tuberculosis are spread from one person to another. जो बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज कराता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है बाय ड्रॉपलेट्स, यानी कि स्नीजेस, यानी कि जो छींकता है पर्सन उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती है उनकी वजह से ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। Pulmonary tuberculosis is a contagious bacterial infection that mainly involve the lung but may spread to other organs. जैसा कि हमने पढ़ा, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, इसलिए ये कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कांटेक्ट में आने के कारण ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और ये लंग्स के अलावा अदर बॉडी पार्ट। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ कॉज्ड बाय बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। एक बेसिलाई होता है जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। वो एक ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज होता है। नाउ और कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं? माइकोबैक्टीरियम बोविस जो मिल्क में पाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस को से बचने के लिए हम पास्चुराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं जो मिल्क के लिए होता है। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। तो ये कुछ और कॉजेटिव एजेंट्स हैं इनके। नाउ लेट्स कम टू ट्रांसमिशन। सो ट्यूबरक्यूलोसिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? फर्स्ट, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन थ्रू सलाइवा एंड म्यूकस। जो सलाइवा होता है और जो म्यूकस होता है उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ड्रॉप्स होती है, उसके अंदर 400 बेसिलाइज हमें देखने को मिलते हैं और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नाउ टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैज़ टीबी। अगर किसी को टीबी है तो उससे डिस्टेंस बना के चलना, आइसोलेशन करवाना उस पर्सन का, वो ज़रूरी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, यानी कि जो हमारी कैंसर की स्टेज होती है या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होती है, अगर वो किसी की चल रही है तो उससे प्रोटेक्ट करना। इन्फेक्शन ड्रग यूज़ एंड एल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल का यूज़ करना एंड ड्रग्स का यूज़ करना, उस वजह से भी टीबी कॉज होता है। पीपल लैकिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर, प्रॉपरली हेल्थ केयर ना लेना। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, ये क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है, सिलिकोसिस की वजह से भी होता है एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और अनहाइजीनिटी है, उस वहाँ पे भी फैलती है टीबी। एंड सबस्टैंडर्ड हाउसिंग, यानी कि बहुत पास पास में घर है और अनहाइजीनिक जगह होती है तो फैलती है टीबी। ऑक्यूपेशनल, जैसा कि हमने देखा, कोई भी ऐसी हेल्थ केयर जगह या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो है हाइजीनिटी मेंटेन नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है लोगों में, वहाँ पे टीबी देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। सो साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास फर्स्ट है कफिंग दैट लास्ट 3 मंथ्स और मोर वीक। एक हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा कफिंग देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसे टीबी है। कफिंग ऑफ ब्लड, कफ के अंदर ब्लड का होना, चेस्ट पेन होना एंड पेन विथ ब्रीथिंग एंड कफिंग। कफिंग और ब्रीदिंग के साथ अगर पेन हो रहा है पेशेंट को,
तो उसे टीबी हो सकता है। फटीग यानी कि जो टायर्डनेस है वो देखने को मिलेगी। अनइंटेंशनल वेट लॉस एक क्लासिकल साइन एंड सिम्टम होता है टीबी का। फीवर, नाइट स्वेट्स, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को जो ट्यूबरक्यूलोसिस के साथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। सो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि इनिशियली इन्फेक्शन और प्राइमरी इन्फेक्शन। इनिशियली जब कोई भी पर्सन इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद में एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है पर्सन के अंदर। बैक्टीरिया इज़ ट्रांसमिटेड टू एल्वेलाई थ्रू एयरवे, एयरवे के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो एल्वेलाई तक पहुंच जाता है। डिपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया, और वहाँ जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देता है। बेसिलाई आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जो बॉडी की ब्लड सप्लाई होती है, उसके थ्रू जो बेसिलाई होती है, जो इन्फेक्शन कॉज करवाने वाली बेसिलाई होती है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भी जा सकती है और वहाँ पर भी टीबी कॉज करा सकती है। फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होती है वो फेगोसाइटोसिस एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करती है इन सेल्स के अगेंस्ट। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट्स इन एल्वेलाई, एक्सुडेट्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है या फिर उसका कंजेशन या उसका जमा होना शुरू हो जाता है एल्वेलाई के अंदर। न्यू टिश्यू masses or live and dead bacilli are surrounded by macrophages which form a protective mass around granuloma, यानी कि जो भी हमारे पास जो डेड मासेस होते हैं वो सब आपस में फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे मैक्रोफेजेस, और जो भी सेल्स है, जो भी बैक्टीरिया है वो सब फॉर्म हो जाती है और एक ग्रेन्युलोमा फॉर्म करती है जो कि फाइब्रस टिश्यू फॉर्म करता है आगे जाके, और उसको हम बोलते हैं गोन्स ट्यूबरकल। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इम्यून रेस्पॉन्स, इन चीज़ों के चलते इनएडिक्वेट इम्यून रेस्पॉन्स यानी जो इम्यूनिटी है वो वीक होने लग जाती है पेशेंट के अंदर, एंड उसकी वजह से आगे जाके गोन्स ट्यूबरकल अल्सरेटेड एंड रिलीजिंग चीज़ी मटेरियल इनटू ब्रोंकाई, जो जो गोन्स ट्यूबरकल होती है वो एक चीज़ी मटेरियल ब्रोंकाई के अंदर रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। बैक्टीरिया देन बिकम एयरबॉर्न रिजल्टिंग इन फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेडी होते हैं किसी और पर्सन के अंदर जाने के लिए और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए। ट्यूबरकल हील्स एंड बिकम स्कार टिश्यू, देन जो ट्यूबरकल्स होते हैं वो आगे चल के स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है उन टिश्यूज़ को, एंड दैट लीड्स टू ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर उस पर्सन के अंदर हमें ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी। सबसे ज़्यादा 90% केसेस में जो टीबी देखने को मिलती है वो होती है पल्मोनरी टीबी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी यूनिट, मेनली अफेक्ट राइट अपर लोब ऑफ लंग। ये जो मेनली होती है ये राइट लंग को अफेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छे से इन्फेक्शन कॉज करवा पाता है। एंड जो हमारी लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई होती है ट्रैकिया से जुड़ी हुई होती है, तो जो राइट ब्रोंकाई होती है वो ज़्यादा वाइड होती है कंपेयर टू लेफ़्ट, तो इस वजह से राइट लंग के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलती है हमें, और उस वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन राइट ब्रोंकाई के अंदर या फिर राइट लंग के अंदर होता है, इसलिए मेनली राइट लोब ऑफ लंग को अफेक्ट करती है। नाउ इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है? मिनिमल 5 to 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है पल्मोनरी टीबी का। नाउ नेक्स्ट, और कौन कौन से टाइप्स की टीबी होती है हम सिर्फ उनके नाम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक्टिव टीबी जिसमें पर्सन सिम्टम्स शो करता है, पैसिव टीबी जिसमें कोई भी सिम्टम्स जो होते हैं वो शो नहीं होते हैं आसानी से, प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी और क्रोनिक टीबी, मिलिट्री टीबी सो मिलिट्री टीबी भी होती है हमारे पास यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव टीबी एंड यूबी टीबी यानी यूरिनरी ब्लैडर टीबी, पॉट्स टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। सो ये सारी टीबी के टाइप्स होते हैं, अलग अलग जगह की टीबी होती है ये। नाउ
डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। सो क्या क्या टेस्ट होते हैं जो हम लोग टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं पेशेंट के अंदर? हिस्ट्री टेकन, स्पूटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रोंकोस्कोपी एंड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन भी करते हैं हम लोग। एंड कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि गोल्ड टेस्ट एंड परक्वेट टेस्ट एंड सीबीनार टेस्ट एंड मैनी मोर। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट्स। तो क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट्स होते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट्स के अंदर हम दो टाइप की ड्रग्स देते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड नेक्स्ट इज़ सेकेंड लाइन ड्रग्स। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? आइसोनिएजाइड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, पायरिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाउ अब बात करेंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में। थियोएसिटाजोल, कैप्रोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटोमाइसिन, पैरा अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड एंड केनामाइसिन, ये सारी सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट्स। तो क्या क्या रोल ऑफ नर्स या नर्सिंग मैनेजमेंट रहते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए? असेस रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन को ढंग से असेस करना, जैसे कि ब्रेथ साउंड, रेट, रिदम एंड डेप्थ एंड यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स, इन सारी चीज़ को मॉनिटर करना। नोट एबिलिटी टू एक्सपेक्टोरेंट म्यूकस एंड कफ इफेक्टिविटी, यानी कि जो पेशेंट है वो कफ को कितना बाहर निकाल पा रहा है एंड जो उसकी एबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है, उसको मॉनिटर करना। एंड कफ को मॉनिटर करना कि जो कफ है वो हेमोप्टाइसिस है, यानी कि उसके अंदर ब्लड प्रेजेंस है या फिर है नहीं है। एंड क्लियर सीक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड ट्रैकिया, सक्शन एज नेसेसरी, यानी कि जो माउथ और ट्रैकिया है उनके वहाँ से जो सक्शन कराने का जो प्रोसेस है वो नेसेसरी है, उसको परफॉर्म करने के टाइम नर्स को वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। प्लेस पेशेंट इन सेमी और हाई फ्लोवर पोजीशन, पेशेंट को सेमी और हाई फ्लोवर पोजीशन में रखना चाहिए क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है। असिस्ट पेशेंट विद कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए ये करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट एंड इनकरेज पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, जो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर, जो कि हमारी एक्सहेलेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाती है और हमें रिकवर होने में हेल्प करती है। मॉनिटर सीरियल एबीजी एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, जो पल्स ऑक्सीमेट्री होती है और एबीजी है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए पेशेंट की कंडीशन को एनालाइज करने के लिए। एंड नेक्स्ट, पेशेंट्स यूजुअली डाइटरी पैटर्न्स। ओके, यानी कि जो पेशेंट्स के डाइटरी पैटर्न्स होते हैं उनको मॉनिटर करना, पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान करना डाइटिशियन की हेल्प से। एंड मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट एंड वेट पीरियडिकली, वेट को मॉनिटर करना और इनपुट और आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।